तो क्या हालचाल भाई लोग। तो आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा किनके लिए, नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए जो जस्ट अभी 11 से 12th में मूव ऑन करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। सब कुछ बातें यार रियलिस्टिक करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो, कुछ आइडल नहीं बनाएंगे कि जिसको आप कभी पूरा ही ना कर पाओ। तो पहले बात करेंगे यार स्ट्रेटजीज के ऊपर, ठीक है। क्या माइंड सेटअप में रखें, माइंड में क्या रखें, अपने एक अंदर पाथ होना चाहिए कि किस पाथ से हम जाएं कि हमें सक्सेस मिल जाए। उसके बाद बात करेंगे बेस्ट बुक्स की, आपके पास सबसे बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है स्टडी करने के लिए। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे बैकलॉग्स के बारे में कि बैकलॉग को कैसे कवर करें, जो अपने 11th में काफी सिलेबस अगर रह गया है तो उसको कैसे कंप्लीट करें साथ साथ में, ठीक है। लिमिटेड टाइम में उसको कैसे कंप्लीट करें उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक बार यार अपनी आंखें बंद करो, एनर्जी इकट्ठी करो और चलो इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखो यार पहले बात करेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी के ऊपर लाइन टू लाइन बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसा क्या आपको करना है। तो देखो भाई लोग, पहले आपको क्या करना है, पहला पॉइंट देखो क्या है, सक्सेस पॉइंट, कि नीट को क्रैक करने का सक्सेस पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नीट को क्रैक करने का सक्सेस पॉइंट यही है गाइस, नंबर ऑफ रिवाइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जितनी ज्यादा बार से बार हो सके आप रिवाइज करो, जितना ज्यादा आप देखो। जेई का एग्जाम क्या है, जेई और नीट में बस बहुत ही बड़ी सा डिफरेंस है। जेई में क्या है कि आपको थोड़ा डिटेल में करना होता है जी, आपकी रिवीजन इतनी बार ना हुई हो, लेकिन आप एक बार करो, इतना अच्छी तरीके से करो, मतलब पूरी डिटेल में जाके करो, चाहिए एक बार करो। लेकिन नीट वाला एग्जाम क्या है, नीट के एग्जाम में जितनी बार ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा आप सक्सेस के अपने क्लोज जाते रहोगे। आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देख लेना नीट के, उसने बताया होगा कि मैंने 10 बार रिवीजन करी है, 5 बार की है, 7 बार की है, 13 बार की है। तो गाइस सक्सेस पॉइंट इसका यही है कि रिवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, रिवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बेस पे भी मैं आगे आपको इस पॉइंट को और थोड़ा कंक्लूड करूंगा कि ये कैसे हो सकती हैं चीजें, ठीक है। सक्सेस पॉइंट नीट का यही है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करो, ये नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार समझ लो आपका रैंक 1000 प्लस चला गया, 1000 मतलब और अप चला गया, ठीक है ना। ऐसे आपका नंबर ऑफ टाइम जितनी बार, क्योंकि यार नीट का जो सिलेबस है वो एक बार तो लगभग सभी कर लेते हैं, सब एवरेज स्टूडेंट एक बार तो कर ही लेते हैं। आपको खुद पता है कि कितने बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से कुछ मतलब 2-3 लाख बच्चे तो मिनिमम मान के चलो यार, 2-3 लाख बच्चे तो मिनिमम होते ही हैं जिन्होंने सिलेबस एक बार पूरा किया होता है। तब भी क्रैक आपको भी पता है कितने लोगों का होता है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि 2-3 लाख बच्चों ने सिलेबस तो किया हुआ है लेकिन क्रैक तब भी कुछ लोगों का ही हुआ। उसका रीजन यही है क्योंकि जो बहुत ही लिमिटेड बच्चे होते हैं जो रिवीजन करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो वही बच्चे उन 2-3 लाख बच्चों में से भी अलग हो जाते हैं। वैसे तो बहुत बच्चे होते हैं लेकिन 2-3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है, और उसमें से भी सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रिवाइज करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो गाइस यही आपका सक्सेस पॉइंट है नीट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं एम के ऊपर, कि पहले हम स्ट्रैटेजी बनाने से पहले अपने माइंड में एम तो रखें कि अपना टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने आंख को टारगेट रखा था, पंछी की आंख को, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो आपका टारगेट इस टाइम के अकॉर्डिंग देखो तो मिनिमम कम से कम 680 प्लस होना चाहिए। यस 680 प्लस, नॉट ए आइडल मार्क्स गाइस, ए आइडल मार्क्स नहीं है। 700 इस बार आपको पता है कितने बच्चों के आए हैं, बहुत बच्चों के 700 मार्क्स प्लस आए हैं। तो 680 प्लस हम आराम से स्कोर कर लेंगे गाइस, बिलीव मी। अभी मैं आपको आगे जाके ऐसी भी चीजें बताऊंगा जो आपका सब कुछ इजी कर देंगे। तो अपना एम कितना होना चाहिए, 680 प्लस होना ही चाहिए, ठीक है ना। आए बाद में जो मर्जी, लेकिन सोच तो कम से कम वही रख सकते हैं यार अपनी, ठीक है। 680 प्लस तो मिनिमम एम आपको रख के चलना है, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, टारगेटेड सिलेबस एंड डेट, कि भैया ये बताओ कि सिलेबस कब तक हम अपने माइंड में रखें कि खत्म हो जाए। तो सिलेबस यार आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम
फरवरी के एंड तक तो खत्म करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे पहले खत्म कर लो तो और अच्छा है। तो आपको फरवरी के एंड से पहले, फेब एंड, ठीक है ना, फेब एंड से पहले अपना सिलेबस खत्म करना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। फरवरी एंड से पहले आपका अपना सिलेबस पूरा खत्म होना चाहिए, मतलब जब फरवरी का एंड हो अगले साल, उससे पहले आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपका पेपर मई में है तो आप अप्रैल में सिलेबस खत्म करके बैठे हो। आपको अपना टारगेट, अपना प्लान उसी अकॉर्डिंग बनाना है कि आपका फरवरी के एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो तभी बात बनेगी, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर बायोलॉजी। गाइस बहुत ही मिसकंसेप्शन है, बहुत ही हाफ स्टेटमेंट है असल में। एनसीईआरटी क्या सफिशिएंट है फॉर बायोलॉजी? यस इट इज सफिशिएंट, बट याद रखना एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर बायोलॉजी थ्योरी ओनली, थ्योरी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन मार्क्स को लेने के लिए नहीं, मार्क्स को लेने के लिए नहीं, थ्योरी के लिए सफिशिएंट है। भैया इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब भाई ये कि थ्योरी के लिए तो परफेक्ट है, इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं आएगा। 95% प्लस जो है आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, 5% प्लस माइनस होता है जो कहीं और से आता है, उसके बारे में बताता हूं। लेकिन जो एनसीईआरटी की थ्योरी तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन तब भी उनके मार्क्स क्यों नहीं आते? एनसीईआरटी की थ्योरी हर साल यार कम से कम 10 लाख बच्चे एनसीईआरटी बायो की एक बार तो जरूर पढ़ के हटे होते हैं, लेकिन तब भी बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स 300 छोड़ो आप 200 भी क्रॉस नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि आपने एनसीईआरटी की थ्योरी तो की, लेकिन उसके साथ क्वेश्चंस नहीं किए। बायो की थ्योरी एनसीईआरटी सफिशिएंट तो है, लेकिन ये हाफ स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर बायोलॉजी थ्योरी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन मार्क्स लेने के लिए आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन का अमाउंट भी होना चाहिए। क्वेश्चन के अमाउंट के बारे में बात करूंगा कि आपको कितना रखना है, तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा। एंड बायो में कम से कम आपको 5 से 6,000 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, तब हम कह सकते हैं एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर थ्योरी एंड क्वेश्चन आर सफिशिएंट फॉर अटेनिंग मार्क्स। मार्क्स लेने के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन के तो हो ही नहीं पाएगा यार, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाउ टू ओवरकम फिजिक्स फेयर। फिजिक्स का ज्यादातर बच्चे देखा गया है कि बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, नीट के बच्चे स्पेशली। तो पहली बात बताओ, नीट जो फिजिक्स का पेपर टफ होता है कि नहीं? नोट गाइस, बिल्कुल भी नहीं टफ होता। सिर्फ आपके माइंड में डाला हुआ है कोचिंग वालों ने आपके माइंड में डाला है। यही एक कारण है मतलब बायो और केमिस्ट्री के कारण बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन करते, लेकिन फिजिक्स के कारण ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपए देते हैं। बस नीड आपके कोचिंग्स जो है उन्होंने आपके माइंड में डाला हुआ है कि आप लाखों रुपए फीस दे पाओ। प्लीज इस बात को समझो। आपके अगर माइंड में किसी ने डाला ही ना होता कि फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है, टफ आता है, तो आप कभी उसको टफ मानते, कभी भी ना मानते। बस आप अपने तरफ से एक एफर्ट लगाते और अपना सिलेबस खत्म करके बस मूव ऑन कर जाते। लेकिन जब आपके माइंड में डाल दिया गया कि ये डर है, कि ये टफ चीज है, तब आपके अंदर डर आ गया, तो वही मेहनत 3 गुना इंक्रीज हो जाती है, हमें 3 गुना ज्यादा मेहनत करने लग जाती है। वही अपना कारण बढ़ जाता है कि हमें 1 लाख 2 लाख रुपए कोचिंग्स में देना पड़ता है। तो गाइस पहली बात, इसको बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो। बस स्ट्रैटेजीज है उनकी, उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया बनाया हुआ है, तो इस चीज को अपने माइंड से निकालो। इसको कैसे अब चलो, अब तो आपके मन दिमाग में डर जो आ गया उसको अब खत्म कैसे करें भैया? चलो ये तो बताओ। चलो वो तो हमें समझ आ गया कि उनकी माइंड स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अब इस डर को हम खत्म कैसे करें? तो इस डर को यार खत्म करने का एक ही इस टाइम तरीका है कि अगर आपने अभी 11th आपकी सही नहीं है, ठीक है ना, 11th में आप इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाए, क्योंकि 11th की स्टार्टिंग में हम आए होते तो हम इतना अच्छा कैचअप नहीं कर पाते कि स्टडी करें कैसे। 12th तक जब आते हैं तब तक हमें ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गए, कि 11th तो पूरी बची हुई है और 12th भी स्टार्ट होने वाली है। तो कैसे भैया इसको ओवरकम करें ये बताओ। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि सबसे कम टाइम पे आप मैक्सिमम आउटपुट निकालने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करो। सबसे पहले एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट की हैंडबुक लो।
हैंडबुक लो एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट की। मैं आपको दिखाता भी हूं, एक मिनट, वेट ए मिनट। हाँ ये देखो, देखो ये एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट की हैंडबुक है, ठीक है ना। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी कोचिंग को प्रमोट नहीं करता, खासकर ऐसी कोचिंग्स जो लाखों रुपए फीस लेती हैं, लेकिन उनकी ये बुक बहुत अच्छी है, ये आपको सक्सेस दिलवा सकती है इस टाइम में, ठीक है ना। तो ये एलन की हैंडबुक है, तो ये आपको ले लेनी है। कितने की आती है भैया? ये 40 से 50 रुपए की आती है, मैक्सिमम मान के चलो 100 रुपए के अंदर ये बुक आएगी। तो इसको लो, इसमें हर एक चैप्टर को 2 से 3 पेज में लिखा हुआ है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट वे में, जिससे आप रिवाइज कर सको, ठीक है ना। मेन पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट जो सीधा क्वेश्चन में यूज होते हैं वो दिए हुए हैं। तो पहले क्या करो, कोई चैप्टर आपने जैसे काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया, तो इसमें 2-3 पेज में वो चैप्टर खत्म किया, 2-3 पेज रीड करो, 2-3 पेज रीड करो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद बस उसके बाद जाओ कहां? अपने पीवाई की क्वेश्चन में, एनसीईआरटी आपके जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनमें जाओ, उसमें जाओ और अपने क्वेश्चन। अब उसके बाद आपने थ्योरी अभी की है 2-3 पेज में, सब कुछ लिखा होता है 2-3 पेज में ही, तो उसको किया। उसके बाद उधर जाओ और उसके बाद उधर जाओ, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन देखो, रीड करो, अपने माइंड में सोचो कि अब अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला आया, उसी में से है जो मैंने आपको हैंडबुक दिखाई है, उससे बाहर कुछ नहीं आया होगा आपके एग्जाम में, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो उसके बाद दिमाग में सोचना कि अच्छा ऐसा मैंने क्या पढ़ा अभी, तो उसी अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। इधर फॉर्मूले हैं, इधर सारे फॉर्मूले रखे हुए हैं और क्वेश्चंस में सारी एप्लीकेशन है। तो फॉर्मूले देखो इधर से, फॉर्मूले याद करो इधर से, एप्लीकेशन देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, दैट्स सोल्व। फिजिक्स का हर एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। और फिजिक्स में अगर आप डर रहे हो तो उसमें गलती आपकी नहीं है, आपके टीचर की है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी मतलब डर वाला हो ही नहीं सकता, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। जब मैं आपको फिजिक्स कराऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिक्स क्या चीज है, ठीक है ना। मतलब झूम उठोगे यार, ऐसी चीज लगेगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत हिंट मिला हो कि हम कैसे क्या चल सकते हैं, ठीक है ना। तो बात करें किसके बारे में, देखो हमने 5 पॉइंट कर लिए, ठीक है ना, 5 पॉइंट्स हमने कर लिए कवर। तो अब नेक्स्ट 5 पॉइंट्स की बात करते हैं, हाउ टू डील विद केमिस्ट्री, की केमिस्ट्री को भैया बता दो केमिस्ट्री में कैसे डील करें। तो यार सबसे पहली बात, बायो के बाद जो सबसे बच्चे मतलब थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं वो केमिस्ट्री में ही करते हैं। तो केमिस्ट्री में स्पेशली बात करूं, बच्चों को जो टफ पोर्शन लगता है वो लगता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री गाइस बिलीव मी इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बस देखो आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम, थर्मो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी चैप्टर हैं सबके क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस ही आते हैं। बस फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू आ जाएगी, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो ये 3 चैप्टर रह गए, इन 3 चैप्टर की वीडियो मैंने डाल चुका हूं, हर एक चैप्टर को 2 वीडियो में कंप्लीट किया, बिल्कुल जीरो से उठा के बिल्कुल एम्स लेवल तक। तो 2 वीडियो में आप एक अपना चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर देख लेना, आपसे ना हुआ तब बताना मुझे, ठीक है गाइस। तो बहुत रिलैक्स वे में स्टडी करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका भाई आपके साथ ही है, ठीक है ना। तो आप केमिस्ट्री को ऐसे कर सकते हो। ऑर्गेनिक की गाइस बहुत जल्दी मैं सीरीज निकालने वाला हूं, 15 से 20 लेक्चर में आपकी ऑर्गेनिक जीरो से लेके इधर तक ले आ दूंगा मैं, कि उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए आपसे मतलब आराम से निकल जाए। और इनऑर्गेनिक में भी भाई गाइस बहुत जल्दी मैं सीरीज निकालने वाला हूं, जो आपको इधर से बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करेगी और बिल्कुल आसमान के पार तक ले जाएगी। तो बहुत जल्दी ऐसी सीरीज आने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका भाई आपके साथ ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। बस केमिस्ट्री में सबसे मेन बैरियर बताऊं क्या होता है, केमिस्ट्री लेंथी है, बहुत इजी तो है लेकिन लेंथी है, करने लग जाते तो टाइम बहुत लगता है। तो उसी को टाइम को मैंने सब कुछ किया हुआ है, मुझे पता है कि कैसे मैक्सिमम आपको आउटपुट दिवा सकूं कम से कम टाइम में। तो आप उसके लिए मेरे लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो गाइस, बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपके एक व्यू से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके उस एक स्कोर कार्ड से मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल भी चिंता ना करना, आपका भाई आपके साथ है,
तो हम इसको बहुत आराम से अपनी कवर कर लेंगे और बिल्कुल ड्रास्टिक वे में अपनी इंप्रूवमेंट करके निकलेंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस पर चैप्टर आर सफिशिएंट, कि भैया कितने क्वेश्चन करें, बताओ हमें कि कितने क्वेश्चन करें हर एक चैप्टर में कि अपना चैप्टर हम मान सकें कि अपना चैप्टर तैयार हो चुका है। तो देखो इस चीज को, इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक बायोलॉजी को अलग, एक फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग। तो आपको बायोलॉजी में कम से कम 400 क्वेश्चन तो करने हैं। अगर चैप्टर कोई थोड़ा वास्ट जा रहा है जिसमें जिसकी वेटेज हाई है तो उसमें और 100 क्वेश्चन प्लस कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 400 क्वेश्चन तो करने ही हैं हर एक चैप्टर को तैयार करने के लिए, कि आप उसके बाद कह सको कि हाँ आप कोई भी क्वेश्चन आए मैं कर दूंगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कहूं तो आपको मिनिमम 200 क्वेश्चंस तो करने ही हैं। मतलब बिल्कुल एलोगेथ्रम राशि चल रहा है कि जैसे आपका बायो का पेपर 360 मार्क्स का आता है और 180 मार्क्स के वो आते हैं, मतलब बायो डबल आती है, डबल मार्क्स की, तो उसी अकॉर्डिंग आपको डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी करने हैं। ये स्ट्रैटेजी मैंने काफी बच्चों पे, अपने काफी फ्रेंड्स पे अप्लाई की हुई है और ये बहुत वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी रही थी, बहुत ज्यादा आउटपुट मिला था इस चीज से। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना, कि 400 क्वेश्चन तो मिनिमम हमने बायो के करने हैं, 200 क्वेश्चन मिनिमम हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के करने हैं, तब हम कह सकते हैं अपना चैप्टर तैयार हो गया। उससे ऊपर तो जितना मर्जी कर लो, लेकिन इतना तो हमने कम से कम करना ही है। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो देखो आपके सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सब पॉइंट के लिए अलग अलग वीडियो बना दूं कि मुझे व्यूज मिल जाए। मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है यार, मुझे मतलब ये है कि आप आए हो तो पूरा एक बार सीख जाओ, ठीक है ना। नहीं तो इन पे मैं अलग अलग वीडियो भी बना सकता था, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, हजारों व्यू लेके निकल जाता, ठीक है ना। लेकिन अपना काम ऐसा नहीं रहेगा, कभी भी इस चैनल पे यार आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो गाइज नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हैं, 7th पॉइंट हो गया अपना। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट के बारे में। पहली बात तो टेस्ट से डरना नहीं है। नीट का फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण टेस्ट नहीं देते हम, टेस्ट से डरते हैं। बताओ यार आप टेस्ट से क्यों डर रहे हो? अगर सोचो टेस्ट से आप अभी इतना डरोगे तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन कितना डरोगे, जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट से ना डरो मेरे भाई, टेस्ट दो, ठीक है ना। अब तो आप इस टाइम तो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होगे तो फोन में ही आपका रिजल्ट आता जाए, किसी को बताओ ना। अगर आपको फादर मदर को बताना ही पड़ता है, वैसे तो मॉम डैड को भी ना बताओ वो भी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन अगर बताना ही पड़ता है तो उनको बोलो कि मॉम डैड मैं अगली बार इंप्रूव करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, आज का टेस्ट मैटर नहीं करता मॉम डैड, मेरा उस दिन जो रिजल्ट आएगा वो मैटर करेगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं उस दिन आपको कुछ करके ही दिखाऊंगा। पहली बात तो ए। और टेस्ट देने से बिल्कुल भी ना डरो यार, मेरे खुद के -2 नंबर तक आए हुए हैं जेई के टेस्ट में, लेकिन उसके अगले दिन भी मैं टेस्ट देने गया था, अगले दिन टेस्ट देने गया, मेरे 10 नंबर आए। तो मैंने तब भी मुझे अच्छा लगा, 300 में से 10 नंबर आए थे, तब भी मुझे अच्छा लगा कि चलो -2 से 10 तो आए, ठीक है ना गाइस। तो बहुत जरूरी है, टेस्ट जरूर देना है आपने। तो बात करें टेस्ट की फ्रीक्वेंसी की, कितने भैया कितने नंबर ऑफ टेस्ट दें, तो यार आपको वीक में 1 टेस्ट देना बहुत जरूरी है। संडे को आप टेस्ट जरूर दो, ठीक है ना। आकाश में अगर कोई बच्चा होगा तो वेडनेसडे को देता होगा, ठीक है ना। टेस्ट आपको वीक में 1 टेस्ट जरूर देना है और उस वीक में 1 दिन टेस्ट, जिस दिन आप टेस्ट देते हो, जैसे संडे को ज्यादा अगर बच्चे टेस्ट देते हैं तो संडे को टेस्ट दो, संडे को टेस्ट दिया आपने, ठीक है, 3 घंटे का टेस्ट होगा, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद 2-3 घंटे उस टेस्ट के क्वेश्चन जितने आपसे नहीं हुए उनको करो, ठीक है ना। उसको करने के बाद 6 घंटे आपके इधर कंप्लीट हो गए, 6 घंटे कंप्लीट हो गए। उसके बाद जितना आपने पूरे वीक में अपना काम किया है, पूरे वीक में जितना काम किया है, जल्दी जल्दी पेज पलट के उनको 3-4 घंटे में रिवाइज कर लो, जल्दी जल्दी 3-4 घंटे में उसको पेज पलट के रिवाइज कर लो। आपके 10 घंटे कंप्लीट हो गए, ठीक है, 10 घंटे कंप्लीट हो गए। बचे कितने आपके पास? 14 घंटे बचे, 14 आवर्स आपके पास बचे। 14 आवर्स ऐश करो, 8 घंटे सो, ठीक है ना। बाकी 6-7 घंटे कोई मूवी देखो, अपने आप को वापस एनर्जी अपने अंदर पैकअप करो कि अगले दिन से फिर हम एक पूरी एनर्जी से मूव ऑन कर पाए, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसे अपनी टेस्ट फ्रीक्वेंसी रखनी है।
तो 9th पॉइंट की बात करें शॉर्ट नोट्स के बारे में कि शॉर्ट नोट्स नेसेसरी है। यस, इट इज वेरी नेसेसरी गाइस, स्पेशली 11th के नोट्स। 11th के नोट्स क्यों भैया, 12th के क्यों नहीं? क्योंकि यार 11th ऐसा चीज, 12th में अब आप आने वाले हो तो 12th आप करोगे तो आप 12th आप लगातार करते जाओगे, लेकिन 11th आपको टच करे 1 साल हो चुका होगा। आपकी सारी, आपने अभी तक जितनी भी 11th में मेहनत करी है, और जब आप मतलब आपका जब जनवरी आएगी, जनवरी 2022, तब आपको लगेगा कि यार मैंने 11th में कुछ किया भी था कि नहीं। ऐसा लगता है गाइस, बिलीव मी, ऐसा लगता है, सबको लगता है। तो उसको वो सिचुएशन आपके अंदर ना आए, वो गिल्ट फील आपको ना होए, उसलिए आपको 11th के शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल बनाने हैं, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो वो चीजें आपके माइंड में छपती रहेंगी हमेशा। तो आपको शॉर्ट नोट्स 11th के जरूर बनाने हैं, ठीक है ना। 12th के अगर ना भी बना पाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th के शॉर्ट नोट जरूर बनाना। अभी 11th से 12th के बीच में आपको जो गैप मिलेगा उसमें कोशिश करना कि आप इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कितने घंटे भैया रोज स्टडी करें। तो अगर आपको कोई आदमी ये कहता है कि भाई आप इतने घंटे स्टडी कर लो तो आप नीट क्रैक कर लोगे, तो बिल्कुल मान लेना कि उससे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, ठीक है ना। गाइस इसमें कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि आप 16 घंटे स्टडी करो तो आपका नीट क्रैक हो जाएगा। गाइस स्टडी उतनी करो जितना आपके पास काम है। जैसे आज आपके कोचिंग में कराया गया कि आज आपको ऐसा काम दिया गया जिसमें आपको मतलब 16 घंटे लग रहे हैं, तो उसको 16 घंटे दो, 16 घंटे दो। उस दिन किसी से ज्यादा बात ना करो, बस अपने काम पे फोकस रखो। अब जिस दिन आपको काम ही उतना दिया है 6 घंटे का, तब भी आप 16 घंटे लेके बैठे हुए हो वैसे ही, ठीक है ना। तब भी आप 16 घंटे लेके, उसका क्या फायदा होगा? 6 घंटे का काम है तो उसके 6 घंटे में कंप्लीट करो, बाकी फिर जो टाइम बचता थोड़ा एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज करो। तो ऐसा करो गाइस, जैसा काम है, जैसा जिस दिन काम है उस दिन उसको बस अपने काम के अकॉर्डिंग टारगेट रखो, टाइम के अकॉर्डिंग टारगेट ना रखो, अपने टाइम बाउंडेड ना रखो कि 16 घंटे मैंने पढ़ना, जितना मर्जी हो। काम के अकॉर्डिंग रखो कि ये मुझे आज काम मिला है, बस मैंने एक काम खत्म करना चाहिए। अब 1 घंटे में हो तब भी मेरे पास आगे 23 घंटे फ्री है, अगर 16 घंटे लेंगे तब भी मैं 16 घंटे बैठूंगा। तो काम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना, वर्क के अकॉर्डिंग करना है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिला होगा स्ट्रैटेजी के बेस में कि हमें कैसे क्या करना। बिल्कुल हर एक पॉइंट मैंने कवर किया जो आपके माइंड में चल रहा होगा इस बार, ठीक है ना। तो अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट बुक्स के ऊपर कि बुक्स क्या रखें हम बेस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें बायोलॉजी की, तो आपको बताया ही हुआ है एनसीईआरटी इज बेस्ट, लेकिन आपको बता दिया है मैंने कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए। एनसीईआरटी इज बेस्ट फॉर बायोलॉजी। एनसीईआरटी से कम आपका 95% प्लस पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आएगा बायो का, ठीक है ना। लेकिन भाई अच्छा भैया अब बताओ तो 5% अगर और हमें लेना हो तो वो कहां से आए? तो 5% अगर आपको और करना है तो ये तभी करना जब आप एनसीईआरटी कर चुके हो। ट्रू मैन एलिमेंट्री की बुक आती है, ट्रू मैन एलिमेंट्री की बुक है, बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ट्रू मैन एलिमेंट्री कर लोगे तो आपके जो 5% रहता है वो भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 बुक्स मोर देन सफिशिएंट हैं आपके पूरी बायो के लिए। एनसीईआरटी 95 प्लस माइनस, ठीक है ना। ट्रू मैन एलिमेंट्री थोड़ा सा अपर एज में लेने के लिए कि अगर हमारे 360 में से 340 आ रहे हैं तो 340 से 360 तक, आप 350 तक, 355 तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए ये चीज है, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो गाइस नेक्स्ट बात करें फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए डीसी पांडे सर की बुक, ठीक है ना। एचसी वर्मा ना लेना नीट वाले बच्चों, जेई वाले बच्चों के लिए अच्छी है वो, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, क्योंकि आप उसको कर ही नहीं पाओगे, आपको डराती रहेगी। एनसीईआरटी आपको फिजिक्स के लिए नहीं करनी है एचसी वर्मा, उसका हाइप निकालो। सब मैं समझ नहीं आता यार, सब लोग एक ही मतलब दूसरों को सुन के वही चीजें बोलते जाते हैं। उन्होंने खुद भी की है कि नहीं कभी एचसीवी, पता नहीं इतने सब लोग एचसीवी बोल रहे हैं नीट वाले बच्चों को। यार नीट वाले बच्चों को कहां कर पाएंगे यार एचसीवी, उनका डर कौन खत्म करेगा? वही तो और डर बढ़ा रहा है भाई। आप नीट में भी एचसीवी बता रहे हो, जेई में भी एचसीवी बता रहे हो, मतलब नीट और जेई की फिजिक्स सेम हो गई। मतलब गाइस आपको डीसी पांडे करनी है, वो भी कौन सी? डीसी पांडे सर की नीट वाली बुक,
जो नीट पे वैलिड है, नीट वाली बुक करनी है डीसी पांडे सर की, जो कि आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी इसको क्रैक करने में। ठीक है गाइस, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। और बस और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और फिजिक्स की हैंडबुक ले लेना अगर ले सको तो, ठीक है ना। तो गाइज आपको एचसी वर्मा ना करना, नहीं तो डर जाओगे, ठीक है ना। वो हमारे जेई वाले बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट बुक है डीसी पांडे सर की नीट वाली बुक, तो उसको आप करना। गाइज नेक्स्ट बात करें, केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक बता दो भैया। तो केमिस्ट्री में देखो यार 3 पार्ट है अपने, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो देखो फिजिकल के लिए सबसे बेस्ट बुक है एन अवस्थी सर की बुक। एन अवस्थी इज बेस्ट बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। एन अवस्थी से बेस्ट बुक आपको पूरी फिजिकल में कहीं नहीं मिलेगी, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और एन अवस्थी सर की आप कोशिश करना लेवल 1 कर लो, बस उतना ही बहुत रहेगा नीट के लिए, तो ठीक है ना। लेवल 1 कर लो, लेवल 2 3 ना करो, लेवल 1 कर लो, लेवल 3 कर लो, लेवल 2 जाए रहने दो, लेवल 3 कर लो, ठीक है ना। ए 2 लेवल कर लो, लेवल 1 पहले कर लो, लेवल 1 पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखेंगे टाइम बचेगा तो उसको भी कर लेंगे। पहले आपने लेवल 1 एन अवस्थी कर लिया तब भी बहुत आराम से आपका सब हो जाएगा। बेस्ट बुक है गाइस फिजिकल के लिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान सर की बुक बम्पर बुक, मतलब भोकार बुक है, ठीक है ना। एमएस चौहान सर की बुक इज अ बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस, बिलीव मी। और भी याद रखना, एमएस चौहान सर की नीट वाली लेना, जेई वाली ना लेना, ये भी गलती ना कर देना। एमएस चौहान सर की नीट वाली बुक ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट बुक है, इसको आप ले लेना, मजा आ जाएगा। उस बस मेरे 15 से 17 लेक्चर होंगे ऑर्गेनिक के, वो देख लेना, उसके बाद पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे स्पीड ऑफ लाइट से आप करोगे ऑर्गेनिक की बुक कंप्लीट, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर लिए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है इनऑर्गेनिक में। बस इनऑर्गेनिक में आपको कोई बुक लेनी, के कुमार ना लेना भाई, आप लोग ना लेना के कुमार। और जेई एडवांस के लिए सही है, लेकिन आपकी जो है एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस एनसीईआरटी करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, दैट्स सोल्व, ठीक है। तो ये आपकी बेस्ट बुक्स है तीनों सब्जेक्ट की, इससे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें सबसे बेस्ट मटेरियल है, बिलीव मी। मैंने नीट की हर एक बुक देखी है, आप चाहो तो एक बुक और ले सकते हो बायो में, ठीक है ना। और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बहुत अच्छी बुक है। मैं सारी बुक्स देखी हुई है नीट की, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से बुक्स बता रहा हूं आपको कि ये बुक्स बेस्ट है, ठीक है गाइज। तो इनको आप ले सकते हो, इनका मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। अगर मैं दे सका डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करें लास्ट चीज के बारे में, बैकलॉग्स की। भैया हमारा सिलेबस बहुत रह गया भैया 11th का। 11th तो भैया मस्ती में निकाल दी, कुछ पता लगा नहीं, ठीक है ना, अपराध हो गया भैया एक। तो देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो बैकलॉग में 2 टाइप्स बनेंगी, एक बायो की। तो बायो का बैकलॉग क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी यार। पहली बात, एनसीईआरटी को एक बार तेजी से रीड करो, तेजी से रीड करना स्टार्ट करो, मतलब जितना स्पीड में आप रीड कर सकते हो उतना स्पीड में रीड करना स्टार्ट करो। एक बार रीड किया कोई भी चैप्टर, ठीक है ना, कोई भी चैप्टर एक बार रीड किया, ठीक है ना। चैप्टर रीड करने के बाद आप क्या करो, एलन की हैंडबुक ले लो, एलन की हैंडबुक ले लो बायो की। चैप्टर रीड किया, उसका एलन की हैंडबुक से बायो का वो चैप्टर रीड करो। 2 चीजें 2 बार हमने रीड कर लिया, उसके बाद देखना प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन आपसे होगा, और वो भी बहुत तेजी से, मतलब 30 मिनट में आप कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, वो भी अपने प्रीवियस ईयर के। बस ऐसे करना, एनसीईआरटी एक बार तेजी से रीड करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद अपनी हैंडबुक करो एलन की, कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो ये 2 चीजें आपने कर ली, उसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, और आपका बैकलॉग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये 11th और 12th के बीच के गैप में ही इस तरीके से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। तो बायो के लिए कर लेना, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे लेक्चर्स देख लो, काम आपका पूरा बन जाएगा। क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने आप नहीं कर पाओगे, उतना अपने आप नहीं कर पाओगे कि मतलब इक्विलिब्रियम को 3 घंटे में खत्म कर लोगे पूरा डिटेल में, नहीं कर पाओगे। मतलब 1 हफ्ता भी बैठे रहोगे तब भी नहीं हो पाएगा, तब भी ऐसा लगेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आया।
तो मैं बिल्कुल 3 घंटे में आपका इक्विलिब्रियम पूरी डिटेल में जीरो से इधर तक पूरे एक अच्छे कॉन्फिडेंस में आपका क्लियर कर दूंगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बिल्कुल भी दिक्कत ना लो, 2-3 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर जीरो से एंड तक खत्म हो रहा है। तो इन दोनों की तो दिक्कत ना लो। बायो वाले बच्चों की 2022 में मैं एक जरूर किसी ना किसी मेंटर को रिप्रेजेंट करूंगा जो आपको बेस्ट कंटेंट देगा बायो का, तो उसकी भी चिंता ना करो, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिला हो। मैंने मैक्सिमम सोच समझ के मैक्सिमम चीजें ले आई। इनके लिए मैं अलग अलग 100 वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं चाहता हूं। मैं आपको कम से कम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट देने वाली चीजें बताना चाहता हूं। तो इसको जरूर करना, इसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। इसमें अगर आपने 90% भी, 80% भी, 70% भी फॉलो कर लिया, तब भी आप सक्सेस हासिल कर ही लोगे। और इन सब के 70% करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर जरूर लग जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है ना। तो आज से लग जाओ यार, मिलके इस नीट को क्रैक करेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपका भाई इधर है, बस एक कमेंट करना, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।